Hello everyone, welcome to Ambition Study Center's online classes. Coming back to our lesson, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के पिछले क्लास में हमने ये पढ़े थे कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने जाना था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, जो टेबुलर फॉर्म में उसको अरेंज किया गया था, उसका लॉन्ग फॉर्म हमने पढ़े थे। किस प्रकार से वो पीरियड्स को 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में किस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है, उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में कैसे सेपरेट किया गया, ये सारी प्रॉपर्टीज, अल्कलाई मेटल क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज नोबल गैसेस, इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें होने वाले चेंजेस, ये सारी चीजों में हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स पाए जाते हैं, लाइक इनका उनका एटॉमिक साइज, उनकी वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उन एलिमेंट्स में, आफ्टर दैट उनकी रिएक्टिविटी, पहले ही बोला था जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि हम ट्रेंड्स में पढ़ने वाले थे, ऐसा मैंने पहले ही आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था। तो वो सारी चीजों का आज पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में। दरअसल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड आप पिछले 2 क्लासेस से सुनते ही आ रहे होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि कोई अगर एलिमेंट है जो कि क्या होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग उसके एटम्स फिल रहते हैं। तो वो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में होता है। वो जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में होता है, वो ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, एटम जो है वो ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो जो ऑर्बिटल रहेंगे वो ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिटल में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उनको कहा जाता है दरअसल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करेंगे सोडियम की, या फिर चलो बात करते हैं आज कार्बन की, आज बात करेंगे कार्बन की। इसमें अब कार्बन ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो कार्बन की अगर हम वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम चेक करते हैं, कार्बन में अगर वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चेक करते हैं तो उसका वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर बचे 4, तो वो रहेंगे उसके दूसरे, दैट इज एल शेल, वो रहेंगे उसके एल शेल में, जो कि कितने रहेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 4। देखो क्यों 4 रहेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हमने बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं कि जो एलिमेंट्स के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का पहला जो शेल है के शेल, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल होता है, उसमें 2 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं एल शेल की ओर, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, तो 6 में से 2 गए, 4 बचते, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एल शेल में मैक्सिमम 8 रह सकते। तो 8 रहने के कारण उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, बाकी फिर 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे कार्बन के? फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे कार्बन के? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। कितने रहेंगे? 4। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और एक चीज मैंने बताया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 8 वो अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग रहते हैं। 1 से लेके तो 8 के बीच में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हर एक एलिमेंट के अलग अलग उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। और जब हम बात करेंगे पीरियड की, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी ट्रेंड्स, इसमें हम पहले बात करेंगे पीरियड के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पीरियड की वो हम बात करेंगे। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर लिख देता हूँ इन पीरियड, इन पीरियड, क्योंकि जब हम ग्रुप्स की ओर बढ़ेंगे तो उसका कुछ अलग प्रॉपर्टीज रहेंगी। जो पीरियड की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, होने के कारण वो होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम अ लेफ्ट टू राइट, द इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्रॉम 1 to 8 तक के क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। देन आफ्टर जो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, जो थर्ड पीरियड है आपका,
आपके पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की हम बात करते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में क्या दिया है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इनका हमको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है कि कितने हैं। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमें पहचानना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूरी आइडिया होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पिछले क्लास में आपको अच्छे से क्लियर भी किया था। आई होप कि आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अभी यहाँ पर देखो, जो सोडियम है या फिर मैग्नीशियम है, इनके एटॉमिक नंबर पर ध्यान दो। इनके एटॉमिक नंबर है 11, 12। अब इनका हम लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2, 8, 1। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी किस तरीके से होता है, जैसे कि जो एक शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और एक टॉपिक मैंने बताया था कि ऑक्टेट के बारे में बताया था कि मैक्सिमम एक शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। और अगर 8 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट के, तो उसमें हम क्या करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके इनर शेल में रहेंगे। उसके कौन से शेल में रहेंगे? वो इनर शेल में, मतलब उसी के सब शेल में। अगर सपोज करके चलते हैं कि एम शेल है, एम शेल में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 18। लेकिन हम 18 ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते हैं। 18 लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, उसको 8 और 2 इस टाइप में लिखते हैं एलिमेंट को। मतलब एम शेल की भी क्या होते हैं? सब शेल, जो कि आपको हायर क्लास में पढ़ना है। एम शेल के भी क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं। जो 10th स्टैंडर्ड में आपको ध्यान में रखना कि एम शेल में वो इंटर करते हैं, लेकिन उसके भी सब शेल्स होते हैं और उन सब शेल्स में फिर उन इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल में हमारे समझने के लिए हमने ध्यान में रखना है कि कोई भी एलिमेंट में उसकी जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है तो डबल से उस इनर एलिमेंट में क्या चालू हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री होना चालू हो जाते हैं। देन आफ्टर अभी देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर इसका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1, वो रहेगा उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो रहेगा उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखो हमने क्या बोले, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। और सोडियम अपने पीरियड में पहला एलिमेंट है, पहले नंबर पर है, वो फर्स्ट मेंबर है अपने पीरियड का। इसीलिए उसमें जो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रहेगा 1। उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रहेगा 1। देन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइक मैग्नीशियम, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम उसका स्टडी करते हैं, आपने डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिख कर दिया, उस तरीके से ध्यान नहीं रखना है। आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर 18 है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमको 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हीलियम की अगर हम बात करेंगे तो वो तो एक्सेप्शन है। उसमें हीलियम की अगर बात करें उसमें 2 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रहेंगे। हीलियम में कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। वो एक्सेप्शनल केस है एज अ नॉर्मल गैस। बाकी इसमें 8 रहता है मैक्सिमम, और फिर से उनका फिलिंग चालू हो जाता है। फिर से वो जो एलिमेंट्स है उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बढ़ते जाता है, और उनका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वो वैरी करता है फ्रॉम 1 to 8। सो यहाँ पर देखो अभी जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 होने के कारण उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे उसमें? 1। मैग्नीशियम में आ जाएंगे 2, वैसे ही एल्यूमिनियम के रह जाएंगे फिर 3, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस पर से निकालते हैं? फ्रॉम देयर एटॉमिक नंबर। जैसे उनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्या हुए हैं? डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है। देन आफ्टर सिलिकॉन में अगर पढ़ते तो 4, फास्फोरस के 5 लिख के ही दिया है आपको। तो ये सारी चीजों का आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं ये जितना भी है पार्ट ये पूरा आपको क्लियर कर दिया। इसको अभी मैं मिटा देता हूँ इतना, जब हम वैलेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा वो समझ में आएगा और एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि दूसरा ट्रेंड है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इन पीरियड की अगर बात करेंगे तो वैलेंसी।
क्या है? वैलेंसी। देखो सबसे पहले वैलेंसी समझ लेना काफी जरूरी है, और वैलेंसी का सीधा सीधा रिलेशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में, इसीलिए मैंने सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझाया। अब देखो वैलेंसी के पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, आफ्टर दैट उसको समझाता हूं। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब हम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ एटम ऑफ द एलिमेंट, मतलब कोई एक एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो उसकी क्या रहेंगी? वैलेंसी। लेकिन वो जो वैलेंसी है, जैसे अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फ्रॉम 1 to 8 होते हैं बोला हमने, लेकिन कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी वैरी करेंगे फ्रॉम 1 to 4 एंड देन फ्रॉम 0 to 4 to 0, मतलब कि कोई भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अगर बढ़ते जा रहा है, 7 है, 6 है, 8 है, तो उस तरीके से उसकी वैलेंसी रहेगी क्या? नहीं। फ्रॉम 1 to 4 इंक्रीज होती है, और फिर 4 to 0 क्या होती है? 3 to 0 क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब 1 to 4 इंक्रीज होगी कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी, आफ्टर दैट 3 to 4 वो क्या होगी? डिक्रीज। कैसी होती है वो भी आपको क्लियर करता है, सबसे पहले डेफिनेशन समझना जरूरी है। तो डेफिनेशन में हमने यही पढ़े कि अगर कोई एलिमेंट की अगर वैलेंसी में डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? कोई भी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको लगेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे प्रेजेंट, उसको कहते हैं उस एटम की या फिर उस एलिमेंट की वैलेंसी। क्या कहेंगे? उस एलिमेंट की वैलेंसी। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो पहले लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है हमने, लिखे 2 8 1, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो द वैलेंसी इज 1, वैलेंसी क्या रहेगी उसकी? 1 रहेगी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं अभी सल्फर की, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसी को देख सकते हैं आप, पहले हमने सोडियम की निकाले, फिर हम आ रहे हैं सल्फर पे। सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर है 16, तो उसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है, 2 8 और 6, 2 8 और 6, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। लेकिन हमने डेफिनेशन में बोले जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरा रूल है कि वैलेंसी जो है वो रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन एलिमेंट, मतलब जो वैलेंसी है वो रहेंगी, इंक्रीज होंगी 1 to 4 और फिर आ जाएंगी वो फ्रॉम 3 to 0। तो सल्फर में मैंने आपको इसके पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था ऑक्टेट के बारे में, तो वो ऑक्टेट के कॉन्सेप्ट से हम, मतलब कि जो इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, वो नोबल गैस जो है वो हाईली स्टेबल रहते हैं, मतलब वो ना तो किसी और को एलिमेंट से अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और ना ही उनको कोई जरूरत होती है किसी के साथ में रिएक्ट होने की। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं उसमें, जैसे कि ज़ेनॉन है वो रिएक्ट हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होते हैं नोबल गैसेस रिएक्ट। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो सल्फर है ये नियरेस्ट एलिमेंट है नोबल गैस आर्गन की। ये क्या है? नियरेस्ट एलिमेंट है नोबल गैस आर्गन के, मतलब कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मतलब ये जो सल्फर है इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होने जरूरी है, तो वो कंप्लीट करने के लिए उसको कितने एलिमेंट्स की जरूरत है? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर उसमें अगर 6 में अगर 2 ऐड कर देते तो अपने आप क्या मिल जाता है? हमें 8 मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, किसी दूसरे एटम के साथ में, किसी दूसरे एलिमेंट के उस एटम से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन ये करेगा, अटैक करेगा अपनी ओर? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर उस एलिमेंट की, उस सल्फरिस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी हो जाएंगी? 2। उस सल्फरिस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी रहेंगी? 2, क्योंकि वो किसी के साथ में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि सोडियम अपने को स्टेबल बनाने के लिए खुद को स्टेबल और पॉजिटिवली चार्ज आयन, वो कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको कंफर्म कर देता हूँ कि क्या होता है वो। तो देखो, जो सोडियम है वो अपनी ऑक्टेट और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपना जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। वो अभी अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसके जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, जो कि उसको अनस्टेबल बनाता है, मतलब वो हाईली रिएक्टिव चला जाता है, वो रिएक्ट होता है काफी जल्दी। और वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट करके खुद पर कौन सा चार्ज दे देगा? पॉजिटिव चार्ज दे देगा। तो वो रहेगा पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन ये जो सल्फर है ये ऑलरेडी क्या करेगा, किसी और से एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ताकि वो अपनी जो ऑक्टेट है वो क्या कर सके? कंप्लीट कर सके। तो वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कितने लग रहे हैं?
2 लग रहे हैं, मतलब वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, खुद को स्टेबल बनाने का काम करेगा, अपना घर भरने का काम करेगा, वो दूसरों को डोनेट करते बैठेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 6 एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद उसको और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है अपनी ऑक्टेट, अपनी इनर्ट गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पाने के लिए, इसीलिए वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो वैलेंसी है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको लग रहा है वो कितने लग रहे हैं, 2, इसीलिए सल्फर की भी वैलेंसी बन जाएंगी 2, सल्फर की वैलेंसी कितनी बन जाएंगी, 2, सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएंगी, 2। यहाँ तक के भी आपको क्लियर है, यहाँ तक के भी आपको क्लियर है। उसके बाद में देखो अभी के पीरियड में वैलेंसीज का क्या ट्रेंड होता है, ये पॉइंट है आपका। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान से देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, पहले ही बताया, एंड डिक्रीजेस फ्रॉम 0 एंड डिक्रीजेस टू 0, मतलब फ्रॉम 3 to 0। अब वो क्लियर कर देता हूं, जैसे ये वाले जो एलिमेंट है इन्हीं पर से हम वो क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखो अभी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम के 1, तो इस सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। उसके बाद में बात करेंगे हम मैग्नीशियम की, जिसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली किसी और को क्या कर सकता है, वो इजीली किसी और को क्या कर सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए उसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद में एल्यूमिनियम, जो कि अपने खुद के 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी डोनेट कर सकता है किसी दूसरे एटम के साथ में शेयर, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, वो शेयर भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन भी एग्जैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में डोनेट नहीं कर सकता और ना ही कोई 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, मतलब मिल बांट के करेंगे दोनों का, ऐसा बोलते हैं, उसका कहना है। सिलिकॉन क्या करेगा, किसी अदर एलिमेंट के साथ में जिसको जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन्स की अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सिलिकॉन किसी और के साथ में म्यूचुअली शेयरिंग करके वो अपनी ऑक्टेट वैलेंसी जो है वो स्टेबल करेगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाती है फिर 4, मतलब सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी रहेगी, 4। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एकदम से मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 5, वो कोई भी एलिमेंट है वो डोनेट नहीं कर सकता, तो इसको अभी अपनी जो इनर्ट गैस है, ये जो इनर्ट गैस है जैसे कि एर्गॉन एक इनर्ट गैस है जो कि हाईली स्टेबल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत लगी, इस एलिमेंट को 5 इलेक्ट्रॉन है, और उसको कंप्लीट करने के लिए अपनी ऑक्टेट या फिर इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, अचीव करने के लिए उसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है, 3। तो इसीलिए वो क्या करेगा, किसी दूसरे एटम के साथ में एक्सेप्ट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो फिर फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो बन जाती है फिर से 3, मतलब देखो फ्रॉम 1 to 4 इंक्रीज हो रही है और फिर 3 to अभी 0 तक के क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, बताता हूँ कैसे। देखो इसके बाद में फास्फोरस के बाद में सल्फर, जो कि अभी हमने निकाले 2, सेम क्लोरीन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जरूरी है, 1, क्योंकि 7 है, 1 मिक्स कर दे तो 8, मतलब इसके नियरेस्ट आ जाता है और उसकी अचीवमेंट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो उसको क्लोरीन का रहेगा, वैलेंसी रहेगी 1, और फिर जो एर्गॉन है ये ऑलरेडी स्टेबल है, मतलब उसके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इसीलिए उसको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी की जरूरत है, 1 भी नहीं, इसलिए उसकी जो वैलेंसी है वो क्या रहेंगी, 0। तो हमको ये पॉइंट को अगर हमको एक्सप्लेन करना हो तो वो एग्जांपल से हम कंफर्म कर सकते कि ये पॉइंट सही है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी इंक्रीज होती है 1 to 4 एंड देन डिक्रीज होती है 3 to 0 अप टू 0। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसका आप पूरा कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट ले लो और आफ्टर स्क्रीनशॉट अपन बढ़ते हैं कुछ और वैलेंसी इसके 2-3 पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे एंड देन मूव ऑन होंगे एटॉमिक साइज के ऊपर में। तो निकाल लिए स्क्रीनशॉट और प्रेजेंट भी लगा दो।
विजन। उसके बाद में वैलेंसी के जो बाकी बचे पॉइंट्स है, रिमेनिंग पॉइंट्स, उसकी ओर बढ़ते हैं। देखो वैलेंसी क्या कह रहा है, अगला पॉइंट वैलेंसी का, कि वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बाय राइटिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी के बेसिस पे हम उस एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव द डिफरेंट वैलेंसीज। एक पर्टिकुलर पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी सभी एलिमेंट, पर्टिकुलर पीरियड के जो सभी एलिमेंट है उनकी जो वैलेंसीज है वो एक दूसरे से क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। देन आफ्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन और शेयर, तीनों चीजें उसमें कोई एलिमेंट है लाइक सोडियम, लाइक लिथियम, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी को, मतलब कि लॉस्ट करते हैं वो अपनी पास से। आफ्टर दैट गेन मतलब किसी से एक्सेप्ट करना, और शेयर जैसे कि सिलिकॉन है वो उस अपने जो एलिमेंट, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, शेयर करेगा और अपने वैलेंस से सेटिस्फाई करेगा बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव्स अस वैलेंसी। मतलब कि ये थोड़ा सा आपने समझना चाहिए कि यहाँ पर क्या बोला है, टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस व्हाट। देखो जैसा हम बात करेंगे सबसे पहले सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, उसके पहले आती है नियॉन गैस जो कि नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 10। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो है 2 and 8, मतलब कि ये हाईली स्टेबल है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी पूरा प्रॉपर्ली है। और हमने क्या बोले कि एलिमेंट क्या करेंगे, कोई अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेंगे या फिर डोनेट कर या फिर एक्सेप्ट करेंगे या फिर शेयर करेंगे टू गेट द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1, और सपोज करो कि उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी के साथ किसी को दे दिया तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा विद पॉजिटिव चार्ज वो कितना रहेगा, 2, 8, जो कि किसको सिमिलर है, नियॉन को, मतलब नोबल गैस को सिमिलर है। वही ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, शेयर भी करता है। सपोज क्लोरीन की बात करेंगे जिसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 7, और उसके नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो कौन सी है, आर्गन, जिसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 8। अब ये क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है, क्लोरीन किसी दूसरे एलिमेंट से अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो, सपोज करो कि भाई ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और उसके साथ में अगर कंबाइन कर दिया अपन ने, किसको कंबाइन कर दिया, Cl को, तो वो Cl उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कर लेगा और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव कर लेगा। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 2, 8 और 8, मतलब ये दोनों सिमिलर है। तो यही ये पॉइंट बता रहा है, ठीक है। तो ये था अपना वैलेंसी का कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़े कि वैलेंसी किस प्रकार से एलिमेंट की हम निकाल सकते हैं और वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वहां से फाइंड करते हैं वो भी हमने पढ़े। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक साइज। मतलब जो हम एटम्स की बात करते हैं, एलिमेंट जो कि एटम से बने, नंबर ऑफ एटम से बने वाले होते हैं, तो वो जो एलिमेंट है, वो जो एटम है, उन एटम्स को पर्टिकुलर साइज होता है, उनका भी एक पर्टिकुलर साइज होता है। वो कौन से साइज के होते हैं या फिर उनका अलग अलग एलिमेंट का क्या साइज होता है उन एटम्स का, वो हमें देखना है। तो पहले उसके पहले हमको ये पता करना जरूरी है कि एटॉमिक रेडियस क्या है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस को ही हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वही क्या रहेगा, उसका एटॉमिक साइज रहेगा। देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, ये आपको याद रखना ज़्यादा जरूरी है कि द डिस्टेंस बिटवीन, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल ले रहा मैं कोई कि एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है जिसमें नंबर ऑफ शेल्स है 3, जिसमें नंबर ऑफ शेल्स है 3। अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्रॉम द सेंटर दैट इज ए न्यूक्लियस, ये है सपोज कोई एलिमेंट एटम का न्यूक्लियस। अब ये एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के बाउंड्री तक, एक एटम के न्यूक्लियस से उसके सेंटर से, न्यूक्लियस मतलब कि जो सेंटर में स्थित होता है, उस सेंटर से तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इसको क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो वो जो डिस्टेंस है एक एटम के न्यूक्लियस से लेके तो आउटर मोस्ट शेल तक का, उसको हमने क्या कहा है, एटॉमिक रेडियस। एंड एटॉमिक रेडियस इज रेफर्स टू साइज ऑफ एन एटम। मतलब कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका साइज रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे अभी
सोडियम की या फिर मैग्नीशियम की। तो इनका जो एटॉमिक रेडियस रहेगा वही उस एलिमेंट का क्या रहेगा, एटॉमिक साइज रहेगा। ये है उसका कॉन्सेप्ट। अब आगे में नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द पिकोमीटर, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना है तो हम लिखेंगे उसको पीएम, ठीक है। पिकोमीटर में उसको हम यूनिट देते हैं उसको जो है उनका जो काउंटिंग है किसका, एटॉमिक रेडियस का, वो कौन किसके इसमें होगा, कौन से यूनिट में होगा, पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 12 मीटर, मतलब उसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 टू द पावर 12 पॉजिटिव इंडेक्स में, पॉजिटिव पावर में लिख सकते हैं हम। 10 के पॉजिटिव पावर में लिखना है तो 1/10 टू द पावर 12 मीटर, ये हो गया पिकोमीटर का कन्वर्जन मीटर में, ठीक है। आफ्टर दैट इन पीरियड, अब देखो ये प्रॉपर्टी है आपकी, ये ट्रेंड है। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट to right, in period when we are moving from left to right, size of an atom decreases, साइज जो है एटम्स का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब अगर हम बात करेंगे सोडियम से अगर कोई पीरियड अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर सोडियम से अगर कोई पीरियड अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उनका जो एटॉमिक रेडियस है, उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यहाँ तक कि उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लोरीन और जो एर्गॉन है वो हम पहले, एर्गॉन का जो एटॉमिक साइज है वो एज कंपेयर टू क्लोरीन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है, इनका जो एटॉमिक रेडियस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या डिक्रीज हो रहा है, उनमें उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि एटॉमिक साइज रेफर्स टू एटॉमिक रेडियस, मतलब कोई एलिमेंट का अगर एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो उनका एटॉमिक रेडियस भी अपने आप क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पीरियड 3 का अगर हम एलिमेंट लेते हैं लाइक सोडियम, जिसका एटॉमिक साइज है 186 पिकोमीटर। उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मैग्नीशियम पर आएंगे जिसका एटॉमिक साइज है 160 पिकोमीटर। उसके बाद में हम आते हैं तो 143 एल्यूमिनियम का है, 118 सिलिकॉन का, 110 फास्फोरस का है ना। तो ये ऐसे ऐसे अगर हम आते हैं तो इनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा, ठीक है। आप यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वो पॉइंट भी आपको लिख कर देता हूँ एटॉमिक साइज से रिलेटेड कुछ और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ठीक से, ठीक है। इतने इसका आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो चलो स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे, पढ़ते अभी अगले इसके एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक साइज। जो भी हमने अभी जो टॉपिक पढ़े एटॉमिक साइज, तो उसका क्या रीजन है कि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो इन पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज। पीरियड में क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ते बढ़ते जाता है। इट मींस द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इंक्रीजेस। मतलब कि जो नंबर ऑफ द प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं कोई भी एटम के, और इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर ऑर्बिट्स जो है वहां पर वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो ऑर्बिट्स में और जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो भी उस एटम के क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वो, ठीक है। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। सो ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, देखो प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होने के कारण, वो बढ़ने के कारण वहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, बिकॉज़ ये प्रॉपर्टी है कि प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन अपने आप उसके तरफ क्या हो गया, रेडिली अट्रैक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद में इसी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो एटम का जो साइज है वो क्या होता जाता है, कम कम। जैसा अगर पहले अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम्स है, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, ठीक है। ये बढ़ गए तो वो जो दूर दूर जो जाने वाले नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ये क्या होंगे, इनके तरफ पूरे अट्रैक्ट होंगे,
उनकी टेंडेंसी रहती है अट्रैक्ट होने की, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, वो उनके अट्रैक्शन बढ़ने के कारण, उनका अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, एलिमेंट में जो एटम्स का जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आगे में द साइज ऑफ द इनर्ट और नोबल गैस इज बिगर देन द प्रीसीडिंग हैलोजन एटम। हाँ, ये जो इनर्ट गैस है फिर नोबल गैस है उसका जो साइड है वो उसके पहले वाले एटम से, मतलब प्रीसीडिंग एटम, प्रीसीडिंग का मीनिंग होता है जस्ट उसके पहले वाले, उसके पहले वाला जो एटम है मतलब कि कौन सा है वो, जैसे आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन के पहले कौन सा आता है, क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है जो हैलोजन है ना, इसका जो साइज है वो एज कंपेयर टू नोबल गैस क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। एज कंपेयर टू नोबल गैस क्या रहेगा, वो स्मॉलर रहेगा। क्या रहेगा, वो स्मॉलर रहेगा। उसके बाद में इट इज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस, और ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस, मतलब जो इनर्ट गैसेस है उनकी जो स्टेबिलिटी है, जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होने के कारण वो स्टेबल रहते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर है वो भी उनका स्टेबल रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते ज्यादातर। इस वजह से उनका जो साइज है वो भी जो उसके हैलोजन है उसके पहले वाले उससे क्या होता, कम होते जाता। वो जो पॉइंट आपने पढ़े थे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इनमें जो सोडियम और क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो सोडियम का जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है जो कि कम होता है एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कम होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। एज कंपेयर टू क्लोरीन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है सोडियम में वो क्या है, कम है। इसी वजह से उसका जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो साइज है वो क्या है, उसका बिगर है एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू एक्सट्रीम राइट में जो नंबर एलिमेंट्स है लाइक हैलोजन है जो कि क्लोरीन हो गया, उसके बाद में जितने भी फ्लोरीन वगैरह है उनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं न्यूक्लियर चार्ज की जो छोटी सी डेफिनेशन है वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, काम आएगा आगे में आपको। द नेट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जो एवरेज जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली किस पे होता है, न्यूक्लियस पे, उस जो कि किसके वजह से, जिसकी वजह से क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दैट एलिमेंट और ऑफ दैट एटम। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की ओर या फिर अगली ट्रेंड की ओर, हम जिसको कह सकते हैं जो कि मेटालिक कैरेक्टर इन पीरियड। मेटालिक कैरेक्टर इन पीरियड, देखो मेटालिक कैरेक्टर रेफर्स टू द लेवल ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है या उन एलिमेंट का जो कैरेक्टर है किसका, मेटल का, तो वो जो रिएक्टिविटी कितनी है उस मेटल की वो शो करेगा मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बिल्कुल उसका उल्टा है कि ऐसे एलिमेंट जो कि नॉन मेटल्स है तो उनके जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है मतलब कि जो रिएक्टिविटी वो उनकी दर्शाता है, कम दर्शाता है उसकी रिएक्टिविटी, जो लेवल है रिएक्टिविटी की वो क्या रहती है, कम रहती है। मतलब मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है, मतलब वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, जल्दी से लूज कर देते हैं। वो खुद स्टेबल होने के लिए जो खुद जल्दी से मतलब इनर्ट अपनी इनर्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाने के लिए, अचीव करने के लिए अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ को किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम क्या करते हैं, देखो मेटालिक कैरेक्टर और एक बार अच्छे से समझा रहा मैं, मेटालिक कैरेक्टर रेफर्स टू द लेवल ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब जो लेवल होती है रिएक्टिविटी की कोई भी मेटल की वो क्या शो करता है, मेटालिक कैरेक्टर। मतलब जैसे अगर कोई मेटल है जो जितने अपने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 1 2 3 वो इजीली किसी को डोनेट कर देता है तो उसकी जो मेटालिक कैरेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, उसका हायर रहेगा, ज्यादा रहेगा। और जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो किनका हायर रहेगा, हैलोजन्स का, क्योंकि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। मेटल टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियस है कि जो केमिकल रिएक्शन अगर किसी की होती है, मेटल्स की किसी के साथ में होती है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फट से क्या कर देता है, वो लूज कर देता है, क्या बनाने के लिए, कोई नया कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम पीरियड की बात करेंगे, सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो मेटल्स है वो स्टार्टिंग में होते हैं एकदम कोई भी पीरियड के, तो वो जो अल्कलाइन मेटल्स है वो क्या होते हैं, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो उनका क्या तब इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम मेटल टू मेटालॉइड, मेटालॉइड टू नॉन मेटल, मतलब कि लाइक सिलिकॉन, लाइक फ्लोरीन, तो ये जो है या फिर फॉस्फोरस, सल्फर, ये नॉन मेटल्स है तो इनकी जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन उसका वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा क्या है कि उनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ये इंक्रीज होते चलता और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होते चलता फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो यहाँ से क्या होगा, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद में मेटल आता है, उसकी जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज हमने बोला था कल, जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के बीच
का जो एक एलिमेंट रहेगा जिसकी प्रॉपर्टीज दोनों के बीच की रहेंगी, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गए, इनमें यूज होता है मेटालॉइड्स, वो है सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं थ्रू फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये हो गया आपका मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ पीरियड। ठीक है, यहाँ तक के कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर आप पूछ सकते हो वो डाउट आप, और प्रेजेंट भी लगाते रहो और इसका इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम जान लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एलिमेंट विच आर लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयन, सच एलिमेंट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, अपना जो इलेक्ट्रॉन वो इजीली डोनेट कर देंगे किसी दूसरे एलिमेंट को, किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो वहां पर क्या होगा, वैसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लाइक सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इनके पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं किसी दूसरे एलिमेंट को, तो वहां पे वो क्या उन पर फिर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो कौन सा चार्ज आ जाता है उन पे, पॉजिटिव चार्ज, और वो बन जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस। वहां पर वो पॉजिटिव चार्ज के जो आयंस है वो वहां पर आ जाते हैं, इसीलिए उनको कौन से एलिमेंट कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ध्यान में रखो, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उन्हें कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, and the element which accept the electron from other element are called as a electronegative element. Element which are accept the electron from negative to form the negative ion, such element called as a electronegative element. I hope कि आपको ये क्लियर होगा, काफी आसान है और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर अगर ये जो ट्रेंड है ये अगर हम देखते हैं पीरियड्स में, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो फ्रॉम इन द स्टार्टिंग ऑफ पीरियड, जो फर्स्ट मेंबर रहेंगे पीरियड के वो रहेंगे ज्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड द मेंबर्स विच आर एंड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन अ पीरियड। और जो मेंबर्स है वो क्या होंगे, एक्सेप्ट नोबल गैस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लाइक फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कि पीरियड के एंडिंग में होते हैं, लाइक क्लोरीन जो कि 17 उसका एटॉमिक नंबर है, जो कि बराबर जो नोबेल गैस है तुम्हारी एर्गॉन, उसके पहले आता है, प्रीसीडिंग एलिमेंट है उसका वो। ठीक है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ट्रेंड भी हमें समझ में आता है। इसके ऊपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये आपको डेफिनेशन लिखाया और ये आपको ध्यान में भी रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रेंड की ओर, जो कि केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब कोई भी एलिमेंट केमिकली कैसे रिएक्ट होगा। मैंने बताया था सोडियम हाईली रिएक्टिव है, क्यों है पता चलेगा। देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, मतलब कि केमिकली जो एलिमेंट है वो रिएक्ट होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में टू फॉर्म द सब्सटेंस। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पहले वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीरियड में वैसे वैसे वो डिक्रीज होगा, और फिर कुछ मेटालॉइड्स के बाद में वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो ट्रेंड कैसे होता है, देखो, फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, व्हाट आई एम सेइंग, फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और सिलिकॉन पे आके थोड़ा बहुत कम हो जाएंगी उसकी रिएक्टिविटी, वो हाई थोड़ा सा स्टेबल है, वो शेयरिंग करता जाता था, तो वो अपने आप को ज़्यादा एलिमेंट जो है चार इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एलिमेंट के वो इजीली वो किसी को डोनेट नहीं कर सकता, इसीलिए वो कम रिएक्टिव रहेगा, बहुत कम रिएक्टिव रहेगा। उसके बाद में फिर से अगर हम नॉन मेटल्स की ओर बढ़ते हैं, लाइक हैलोजन्स की ओर बढ़ते हैं, लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो फिर से ये धीरे धीरे करके क्या होंगे, उनकी रिएक्टिविटी बढ़ते जाएंगे, और वही हो रहा है वो पॉइंट में पहले डिक्रीज होती है और फिर एट द एंड वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसको और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एज सोडियम हैज Na, सिंबल लिखा मैंने, सोडियम हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। जैसे कि जो सोडियम है उसके पास में वन इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो इजीली किसी को भी डोनेट कर सकता, कम अमाउंट है, आसानी से पैसे दे सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट रहा तो मन अपने को भी लगता है कि कैसे क्या करें, एडजस्टमेंट है ना। तो वो जो है
वन इलेक्ट्रॉन जो अपने पास रहते हैं ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ में शेयर कर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, कोई इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता है किसी दूसरे एलिमेंट को जिसको जरूरत है और वो रिएक्ट होता है उसके साथ में, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, इट इज अ हाईली रिएक्टिव। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। वेयर एज अ Cl हैज अ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो शेल होता है वो कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक, और एक इलेक्ट्रॉन कोई भी इजीली क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, लाइक सोडियम, तो वो क्या करेगा, उसके साथ में काफी जल्दी से रिएक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम नॉर्मली NaCl ये जो कंपाउंड या फिर ये जो सब्सटेंस तैयार करते हैं इसमें एक रहता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक रहता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि दोनों हाईली रिएक्टिव है। एक तो सोडियम जो है वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, उसको ऑलरेडी जरूरत रहती है तो वो भी एक्सेप्ट करने का काम करता है, वो भी एक्सेप्ट करने का काम करता है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक के, तो ये हो जाएगा उसका। और ये देखो जैसे जैसे ये जो एलिमेंट है लाइक सोडियम के पास में चलो एक है तो वो हाईली रिएक्टिव है थोड़ा सा, मैग्नीशियम के पास में 2 है, तो एज कंपैरिजन टू सोडियम वो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को डोनेट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा मैग्नीशियम, तो इसीलिए वो एज कंपैरिजन ऑफ सोडियम वो क्या है, थोड़ा कम रिएक्टिव है। फिर और आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम की तरफ, तो इसको जो डोनेट करना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अपनी ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए, तो उसके लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट करना पड़ेगा, और वो इजीली कोई भी एलिमेंट को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है, इसीलिए वहां पर भी वो क्या रहेगा, उससे भी कम क्या रहेगा, कम रिएक्टिव रहेगा। सिलिकॉन थोड़ा लिस्ट रिएक्टिव है, बताया दिया मैंने, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन वो इजीली डोनेट नहीं कर सकता, वो शेयर नहीं करता है। फिर आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो अभी 5 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्ट कर सकता है ताकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा वो रिएक्टिविटी एज कंपैरिजन टू सिलिकॉन ज्यादा दिखाता है, क्योंकि सिलिकॉन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने एलिमेंट डोनेट करने पड़ रहे हैं, 4 या फिर 4 एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं। तो एज कंपैरिजन टू सिलिकॉन जो फास्फोरस है उसको 3 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एज कंपैरिजन में किसके कंपैरिजन में, सिलिकॉन के कंपैरिजन में हाई रिएक्टिव रहेगा। फिर और आगे बढ़ते हैं सल्फर की, और इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो उसका जो है ये उससे और ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। और क्लोरीन को 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगी, इसको मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये हाईली रिएक्टिव रहेगा। और आगे में जो नोबल गैस आती है आर्गन, ये पहले से ही स्टेबल रहती है, तो इसको कोई भी जरूरत नहीं है रिएक्टिविटी दर्शाने की। ठीक है, इस प्रकार से ये तुम्हारा केमिकल रिएक्टिविटी का भी पार्ट है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो, या फिर इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लो कंटिन्यू जल्दी से फट से। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। अभी ग्रुप्स में किस प्रकार से ट्रेंड्स देखना है हमें वो देखेंगे। अभी देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, जो कि हमने ग्रुप पीरियड में भी पढ़े थे, और पीरियड में मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वहां पे, उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे, ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम स्टडी करते हैं ग्रुप्स की फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जितने भी ग्रुप्स में आने वाले एलिमेंट रहेंगे तो उनके सभी एलिमेंट की जो वैलेंसी रहेंगी या फिर वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 हैव द सेम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाजू में दिख भी रहा है आपको कि जैसे ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऊपर से निकाला गया है, लाइक लिथियम, सोडियम एंड देन पोटेशियम। यहाँ पर देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, आफ्टर दैट 2 8 1। यहाँ पर भी दिख पा रहा है आपको कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में पोटेशियम में भी सेम वैसे 2 8 8 1, मतलब कि जो इनका आउटर मोस्ट शेल है इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, वो कि ग्रुप 1 के लिए रिसेंबल हो रहा है वो। उसके बाद में हम बात करेंगे ग्रुप 2 की ओर बढ़ते हैं। ऑल एलिमेंट इन ग्रुप 2 हैव द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हम ऐसे ही नहीं बोल पा रहे कि हम ग्रुप 2 है इसलिए 2 रहेंगे, बाय देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट के, वो कितने रहेंगे 2। अगर हम देखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अगर स्टडी करोगे लाइक कैल्शियम, लाइक मैग्नीशियम का अगर हम देखते हैं अभी पहले, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आता है 2 8 2, मतलब इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितने हैं 2। कितने हैं 2, इसीलिए उनके एलिमेंट्स का भी जो एटम्स में जो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे 2।
आफ्टर दैट ग्रुप 13। और देखो डायरेक्टली ग्रुप 13 पर क्यों बढ़े हम, बिकॉज कि हमको 10th स्टैंडर्ड में नॉर्मल एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, और मैंने बताया था आपको नॉर्मल एलिमेंट कहाँ से कैटेगराइज किया गया है, फ्रॉम ग्रुप 1 2 एंड फ्रॉम ग्रुप 13 टू 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट हम ग्रुप 13 पर जाएंगे, एंड उनके बीच में जो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि कैसे रहते हैं, ट्रांजिशन, जिनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट भी रहता है, और इनकम्प्लीट रहने के साथ साथ वो हमेशा किसी न किसी के साथ में वो कंप्लीट होने के लिए तैयार रहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी फिलहाल में आपको इसके बारे में पढ़ना है, नॉर्मल एलिमेंट के बारे में, इसलिए हम अभी ग्रुप्स में जो 13 ग्रुप है उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ग्रुप 13 एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देयर इन टोटल 3। कैसे आते हैं वो, लुक एट हियर। जैसे कि अगर हम कोई एलिमेंट पकड़ते हैं ग्रुप 13 का बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 and 3, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, बाकी 3 वैलेंस, बाकी बचे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो वो आ गया। एल्यूमिनियम का भी अगर लेते हैं हम तो 13 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, 13 एटॉमिक नंबर है तो 2 8 3, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए अगर ग्रुप 13 की अगर हम बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें, ठीक है। आगे में फिर ग्रुप 14 एलिमेंट है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 ग्रुप में कितने रहेंगे 4। ऐसे समझ लो कि अगर उसमें अगर सभी ग्रुप में अगर 10 प्लस करते गए तो हमको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। या फिर 10 माइनस करते गए हम फ्रॉम 13 टू 18, फ्रॉम 13 टू 18 अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ग्रुप में से जो 14 है तो 10 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे 4। ये ट्रिक पता है अलग सी, लेकिन वैसा नहीं है वो, बाय अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने वैसा हो जाना है, ठीक है। ग्रुप 14 एलिमेंट आउट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 8 4, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, 15 में से अभी इजी है वो समझने में भी इजी है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, आप फास्फोरस का एग्जांपल लेके देख सकते हो, उसके नीचे का भी जो एलिमेंट है उनका भी आप एग्जांपल लो और उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको कर सकते हो। उसके बाद में 16 में 6 आएंगे, 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 18 में कितने रहेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, लेकिन वो स्टेबल रहता है बिकॉज़ दे आर द नोबल गैसेस व्हिच आर हाईली स्टेबल। समझ में आ रहा है। तो ये था आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। इस पर से हम वैलेंसी भी इजीली निकाल सकते हैं, इसी पर से हम क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी बात करेंगे, आई होप कि आप ये सब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से, फिर मैं वैलेंसी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा वैलेंसी की ओर, क्योंकि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था कि कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उस आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको नीडेड है, जरूरी है, वो उसकी क्या रहेंगी, वैलेंसी रहेगी। और ग्रुप्स में क्या होता है कि वैलेंसी जो है थ्रू द ग्रुप्स, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या रहती है, सिमिलर रहती है। क्या रहती है, सिमिलर। वैलेंसी क्या रहती है, सिमिलर। मतलब अगर हम ग्रुप 1 की बात करेंगे तो वो क्या रहेंगे, सभी एलिमेंट की सिमिलर वैलेंसी रहेगी, सभी एलिमेंट की वैलेंसी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वो कैसे निकालेंगे हम, कैसे फाइंड आउट करेंगे। और वो चीज मैंने बताया था कि जो वैलेंसी है वो क्या है, फ्रॉम 1 to 4 इंक्रीज होती है, उसके बाद में फ्रॉम 3 to 0 क्या होती है, फिर से डिक्रीज होती है। ऐसे ट्रेंड हमने देखे थे, यहाँ पर भी सिमिलर ट्रेंड रहेगा। मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ग्रुप्स में वैलेंसी की डेफिनेशन आपको पता ही है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, इन ग्रुप्स from top to bottom valency is similar, valency is similar of एवरी एलिमेंट। मतलब कि ग्रुप्स में क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। क्या होती है, सिमिलर होती है। लाइक वाइज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो जो कि इजीली डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करेंगे दूसरा पॉइंट तो वो आएगा आपका इसमें ग्रुप 1, इसी पर से सेम ग्रुप, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना हमें यहाँ पर, ग्रुप 1 एलिमेंट। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ स्पेशली ग्रुप्स के लिए अगर आपको क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको स्पेशली अगर ग्रुप्स के लिए क्वेश्चन है कि वैलेंसी एक्सप्लेन करो ग्रुप्स की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीजें लिखना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको उसकी डेफिनेशन,
वैलेंसी की, जो कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में लिखना पड़ेगा आपको कि ये ट्रेंड क्या है उसमें, और फिर उन ग्रुप्स में उन एलिमेंट की वैलेंसी आपको निकाल कर दिखानी पड़ेगी और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा, क्यों डायरेक्ट बता रहा, क्योंकि हमने इसके पहले पूरा डीपली पढ़ लिया अच्छे से कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, कैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के उनकी रिएक्टिविटी देख के कैसे वो डोनेट कर रहा है या शेयर कर रहा है या गेन कर रहा है, वो सब देख के हम उसकी वैलेंसी निकालते हैं। बस वो सब आपको एक्सप्लेन करते जाना है एग्जांपल वाइज, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख कर बता देता हूँ सभी एलिमेंट्स का। ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 1, ग्रुप 1 के एलिमेंट की वैलेंसी कितनी रहेंगी 1। ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 2। उसके बाद में ग्रुप 3 एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 3 में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या रहने वाली है, सॉरी ग्रुप 3 नहीं, ग्रुप 13 जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 3। सो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 3। ग्रुप 4, सॉरी रिपीट हो रहा है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 4, क्योंकि उसके जो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है 4। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप 15 पे, तो उसका फिर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसका क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। वो कैसे, अब वो कैसे देखो, ग्रुप 15 एलिमेंट्स है जिसमें से हमने वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके 5, और उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या बन जाएंगी, फिर उसकी वैलेंसी क्या बन जाएंगी 3। मतलब ग्रुप 15 में आने वाले जितने भी मेंबर्स रहेंगे, ग्रुप 15 में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनकी वैलेंसी आएंगी 3। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 2। ग्रुप 17 की फिर से क्या हो जाएगी, सिमिलर आ जाएंगी। किसके अकॉर्डिंग सिमिलर आ जाएगी, किसके अकॉर्डिंग सिमिलर आ जाएगी वो ग्रुप 17 की, एज अकॉर्डिंग टू ग्रुप 1 हैव वैलेंसी 1। उसके बाद में ग्रुप 18 जो कि हाईली स्टेबल है, सो ग्रुप 18 एलिमेंट की वैलेंसी आएगी आपकी 0। ठीक है, ये हो गया आपका वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पूरा। इसको आप पूरा अभी स्क्रीनशॉट ले लो इतने पार्ट का, और फिर आगे बढ़ते हैं अपने एटॉमिक साइज की ओर इन ग्रुप्स में। ठीक है, एटॉमिक साइज की ओर बढ़ते हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, इसका नहीं लेना है आपने, इसका नहीं लेना है, ये रेडी हो गया पहले से आप। और एक चीज मैंने बोला आपको, अगर स्पेशली सिर्फ ग्रुप्स के बारे में अगर आपको अगर ट्रेंड पूछते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का, तो आपको क्या क्या लिखना जरूरी हो जाता है, डेफिनेशन, उसके बाद में उसका ट्रेंड मतलब क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, इसमें अगर कुछ डाउट रहता है तो आप बिंदास होकर पूछो, और अटेंडेंस लगाते रहो, अटेंडेंस लगाते रहना है आपने। ठीक है, ये सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसको और डीप में अगर स्टडी करना है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें से कोई एलिमेंट लो उन ग्रुप्स के, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के उनकी प्रैक्टिस करो। वो मस्ट है, वो जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अपने वैलेंसी वाले जितने भी पॉइंट्स अपने लिखे थे उसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि है साइज ऑफ द एटम और एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स। ये ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। देखो, एटॉमिक साइज एक्चुअली वही है कि जो एक न्यूक्लियस से लेके तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जितना भी उसका डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, उसका एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस रेफर्स टू एटॉमिक साइज। तो इन ग्रुप्स while going down in a group, मतलब जब हम ग्रुप्स में नीचे की ओर बढ़ते हैं, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, मतलब जो साइज है एटम्स का वो क्या होता है ग्रुप्स में बढ़ता है।
पीरियड में डिक्रीज हो रहा था जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, जैसे देखो एज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल्स इन द एटम इज इंक्रीज ग्रेजुअली। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल। अब इलेक्ट्रॉन शेल मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन शेल्स मींस देखो जो भी न्यूक्लियस है उसके अराउंड में जितने भी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन शेल। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल एटम्स में वो इंक्रीज होते चलते, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ते चलता तो जो साइज ऑफ द एटम है वो भी क्या होता, इंक्रीज होता। ये पॉइंट में डबल से रिवाइज करूंगा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इन द एटम इज इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल क्या होता है एक एटम में, इंक्रीज होते हैं ग्रेजुअली ड्यू टू द साइज ऑफ द एटम। क्यों, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द एटम। इसीलिए वो जो एटम का साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैंने ये बोला कि बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द एटम, वो गलत हो गया। मेरे को ये बोलना था कि जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन शेल्स है वो इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे वो जो साइज ऑफ द एटम है उन एलिमेंट्स में वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, देन आफ्टर हम देखेंगे कैसे इंक्रीज होता है वो। देखो यहाँ पर एक एलिमेंट है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3। यहाँ पर ओनली 2 शेल्स वहाँ पर है जो कि उसके कंप्लीट उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सोडियम की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेल क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेल क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और वो इलेक्ट्रॉन शेल एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से उसका एटॉमिक साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे, क्या देखो ये जो न्यूक्लियस से लेके तो आउटर मोस्ट शेल तक का वो जो डिस्टेंस है वो अपने आप बढ़ जा रहा। इन केस ऑफ लिथियम वो उससे कम रहेगा, है ना। इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा शेल उसमें ऐड हो जाने के कारण उसका जो एटॉमिक साइज या फिर जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं आता हूँ मेटालिक कैरेक्टर्स पे। पहले इसका जो पॉइंट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आता हूँ मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर में। ठीक है, तो चलो इतने बात में आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिए। अभी बढ़ते हैं अपने हम अगले पॉइंट पर जो कि मेटालिक कैरेक्टर मतलब जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है या फिर जो भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो कैसे दर्शाई जाती है। इन ग्रुप्स व्हेन वी गोइंग डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। जो मेटालिक कैरेक्टर होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रुप वन की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर मतलब देखी जा सकती है पूरे ग्रुप में। ग्रुप वन में क्या बोला है, लिथियम इज लीस्ट मेटालिक एलिमेंट, मतलब सबसे कम मेटालिक एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर लिथियम है। एंड वेयर एज द फ्रांसियम हैज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, और फ्रांसियम क्या है, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, तो वो जो एलिमेंट है लिथियम टू फ्रांसियम उनका जो मेटालिक कैरेक्टर है मतलब जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है वो क्यों बढ़ रही है, क्यों वो इंक्रीज हो रही है। देखो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन the number of the valence electrons become more and more away from the nucleus। देखो ध्यान दो, become more and more away from the nucleus। away from the nucleus का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं अपने ग्रुप में डाउन द ग्रुप, तो जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसमें एक एक शेल एक्स्ट्रा ऐड होते जाएगा। इसके पहले भी हमने देखे, तो जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जाएगा तो वहां पर जो न्यूक्लियस से लेके तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ते चले जाएगा। उसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका जो न्यूक्लियस का होल्ड है उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप कंसीडर करो कि कोई एक मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट को अगर एक किसी दूसरे मैग्नेट के पास में लाए या फिर आयरन के पास में लाए कोई, तो वहां पर क्या होगा, वो जो लोहे के पास में अगर वो मैग्नेट है तो जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर वो पकड़ के रहेगा एक दूसरे को। जैसे जैसे उसका हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो जो मैग्नेट है मैग्नेट और वो जो आयरन फीलिंग्स है वो भी क्या होते रहती, दूर दूर रहते रहती। तो वो अपने आप उसका फिर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो छोड़ देता है वो मैग्नेट। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, जो न्यूक्लियस है कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस है वहां से उन आउटर मोस्ट शेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो होल्ड है वो भी क्या होते चलता है, कम होते चलता है। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में और रिएक्ट हो जाते हैं। इसीलिए वहां पर बोला है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जो होल्ड है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिक्रीजेस का मीनिंग यहाँ पर कम हो जा रहा है, वो जो होल्ड है वो उसकी जो पकड़ है वो कम हो जा रही है। होल्ड का मीनिंग
उसके बाद जो ड्यू टू दिस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इसकी वजह से जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी क्या होता है, डाउन हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, जो अपन ने इसके पहले पढ़े थे कि डोनेट करने की जो एबिलिटी है कोई भी मेटल की, इलेक्ट्रो एलिमेंट्स की, तो वहां पर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है। जो लिथियम है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू फ्रांसियम, ठीक है, क्योंकि लिथियम पे जो होल्ड रहेगा देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम ही रहते हैं, लेकिन जो लिथियम पे जो होल्ड रहेगा न्यूक्लियस का वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फ्रांसियम, इसीलिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो डाउन द ग्रुप भी क्या होती है, बढ़ते जाती है। क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। वही नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, ध्यान में आ रहा है अभी पक्का, कोई डाउट है इसमें? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इन टॉपिक में अगर कोई डाउट होगा तो उस पर भी आप कमेंट डाल सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे ये जो ट्रेंड्स में आखिरी टॉपिक है हमारा, जो कि रहेगा हमारा, वो रहेगा केमिकल रिएक्टिविटी, वो रहेगा केमिकल रिएक्टिविटी, और फिर देखेंगे मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या एडवांटेजेस थे, क्या मेरिट्स थे, उसके क्या फायदे हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो 2 सेकंड में। आई होप कि आपने वो जो पिछले टॉपिक का पूरा स्क्रीनशॉट भी निकाल लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने केमिकल रिएक्टिविटी की ओर। इन ग्रुप्स द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है ग्रुप्स की वो क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ते जाती है। क्या होती है, बढ़ते जाती है। क्यों बढ़ते जाती है, देखो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, मेटल एलिमेंट क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज होती है वो, देखो लिथियम इज अ लेस रिएक्टिव एंड फ्रांसियम इज अ मोर रिएक्टिव। ऐसा क्यों, आपको मैंने बताया था एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ते जाता, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होते जाता, बढ़ते जाता। तो जैसे जैसे एलिमेंट भी बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी भी, मतलब फिर डोनेट करने की जो कैपेसिटी है एलिमेंट की वो क्या हो जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। क्योंकि जो न्यूक्लियस पर से जो होल्ड है आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन का, जो कि इजीली टेक पार्ट करने वाला होता है केमिकल रिएक्शन में, वो क्या हो जाता है, इजीली चला जाता है, वहां से डोनेट हो जाता है वो, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ते जाती है। जैसे जैसे एलिमेंट के एटॉमिक साइज में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, इंक्रीमेंट होता है उसमें। जैसा अगर हम पहले अगर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिथियम की, पहले अगर हम बात करेंगे लिथियम की जिसमें 2 ही शेल्स है, तो यहाँ पर 2 शेल्स होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एलिमेंट जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी कम, डिस्टेंस काफी कम है, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा वो भी शेयर करेंगे, वो भी डोनेट करेंगे, लेकिन एज कंपेयर टू फ्रांसियम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर ज्यादा है, क्या रहेगा, वो कम रहेगा। और हम इसको यहाँ पर ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम डाउन द ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, है ना। तो जैसे जैसे हम नीचे नीचे आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स का जो इंक्रीमेंट है वो बढ़ते जाता है, तो ये न्यूक्लियस से लेके तो आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये क्या होगा, इजीली दूसरे एलिमेंट के साथ में क्या होगा, रिएक्ट होगा और केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। इसीलिए बोला गया है कि द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। देन कम टू द सेकंड पॉइंट आल्सो। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होता है, अभी यहाँ पर देखो कि अगर कम इसका एलिमेंट है लाइक फ्लोरीन में अगर ये जो शेल्स है वो अगर कम है, नंबर ऑफ शेल्स अगर क्या है, कम है, सपोज करके चलो कि फ्लोरीन के नंबर ऑफ शेल्स क्या है, कम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन में नंबर ऑफ शेल्स कम रहने के कारण जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो उनकी टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो, जो कि पॉजिटिवली प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके अगर जो आउटर मोस्ट शेल है जहां से इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट होगा, एंटर करेगा, वो जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ गया तो अपने आप को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या, जल्दी से नहीं करेगा। अगर यहाँ से अगर 1 किलोमीटर दूर से अगर कोई बॉल फेंक रहा है तो वो जल्द फास्ट आएगा, या 100 मीटर की दूर से जो बॉल फेंक रहा है वो फास्ट आएगा 100 मीटर दूर से। वही यहाँ पर भी होगा कि जो कम डिस्टेंस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी एक्सेप्ट होगा न्यूक्लियस में, और जो ज़्यादा डिस्टेंस वाला है इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जो नॉन मेटल्स की जो
रिएक्टिविटी है मतलब एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या हो जाती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती है। और मेटल्स की जो रिएक्टिविटी वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा? दिस इज बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ द एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू व्हिच देयर रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। उसके बाद में अब हम आते हैं अपने मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हमको पढ़ना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतना सारा जो हमने अभी तक के प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, उसके बाद में ट्रेंड्स, आफ्टर दैट उनका लॉन्ग फॉर्म, ये सारी चीजें जो पढ़े मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, उनकी अरेंजमेंट, तो उससे क्या फायदा मिला हमको, क्या उसके मेरिट रहे, किस वजह से वो सफल रहा। देखो पहला मेरिट है एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। उसने पहले ही पता था जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट की, वो उसने किसके ऊपर से की थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते गया वैसे वैसे उस एलिमेंट की अरेंजमेंट होती गई। समझ में आया? टू अंडरस्टैंड व्हाई द एलिमेंट इन अ ग्रुप शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है, सेम ग्रुप है, तो वो सेम ग्रुप के एलिमेंट जो रहेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। कोई डिफरेंट ग्रुप है तो उसकी एलिमेंट प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? डिफरेंट रहेंगी। उसके बाद में तीसरा हमारा मेरिट था द एक्सप्लेन द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में जो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन आ रही थी, जो सिमिलर दिख रहा था, वो हमें पढ़ना पड़ा, वो हमें पढ़ने को मिला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लाइक ग्रुप्स में अगर हम बात करेंगे तो, है ना। उसके बाद में देयर आर नो डीमेरिट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या नहीं थे? कोई भी डीमेरिट्स नहीं थे, मतलब कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं था उनमें। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे मेरिट्स। आपको यहाँ पर जितने भी आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है लाइक उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, जो कि आपको मैंने अच्छे से बताया कि कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू KL, MN शेल, वो सारा चीज़ आपको करते रहना है। इनके पूरे नोट्स आपको एक एक करके टॉपिक वाइज पूरा लिख कर दिया हो बोर्ड पे। आपने जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसमें से अगर पूरा का पूरा अगर आपने अगर नोट्स बनाए तो प्रॉपरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे वगैरह भी। ठीक है ना। अभी देखो लास्ट में जाते जाते एक बार प्रेजेंट ही लगा दो और यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं अपना पूरा लेसन। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट ऑप्शन में जाके।